हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श हीरा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल हेल्प में। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि अगर आप एक सिविल सूट फाइल करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए क्या लीगल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना होगा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि आपको एक प्लेन प्रिपेयर करना होगा या वाद पत्र, आपको हिंदी में समझ सकते हैं तो वाद पत्र आपको बनाना होगा। और इस वीडियो में हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कि वो वाद पत्र के कंटेंट्स क्या होने चाहिए, उस वाद पत्र में आपको किस हिसाब से कैसे कैसे बातें लिखना होंगी जिसको कि कोर्ट एक्सेप्ट कर सके, जिससे आपकी तरफ से कोई गलती ना हो और आपके प्लेन को रिटर्न ना किया जाए या रिजेक्ट ना किया जाए। दोस्तों इस टॉपिक की शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या पर्टिकुलर्स होने चाहिए एक प्लेन में। सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे वो होती है कि कोर्ट का नाम के जिसमें कि प्रोसीडिंग्स आपको इनिशिएट करनी है। जैसा कि आप समझ सकते हैं दोस्तों कि एक सिविल कोर्ट होता है, सिविल कोर्ट के अंदर बहुत सारे कोर्ट्स होते हैं और ये जो बहुत सारे कोर्ट्स होते हैं ये डिवाइडेड होते हैं, सबका अपना जुरिस्डिक्शन होता है या क्षेत्राधिकार होता है। ये दोस्तों जो स्पेसिफाइड होता है, ये कोर्ट पहले से स्पेसिफाइड रहता है, वकीलों को मालूम होता है कि किस कोर्ट का क्षेत्राधिकार कहाँ पर लग रहा है, तो उन्हीं का नाम लिखकर सबसे पहले शुरू किया जाएगा और ऊपर हेडिंग में जो है उनका नाम आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर आप केस लगा रहे हैं। मान लीजिए आप 6 सिविल जज क्लास 2 के यहाँ केस लगा रहे हैं तो आपको वहाँ पर स्पेसिफाइड करना होगा क्योंकि आपके एरिया का जुरिस्डिक्शन उनके पास है। या फिर पिक्यूनरी, धन से संबंधित जुरिस्डिक्शन उनके पास है, मान लीजिए 1 से 10 लाख तक के मामले उनके पास जाते हैं तो वहाँ पर आप उनका नाम लिखेंगे और सबसे पहले प्रिंट में आप ऊपर हेडिंग में वो चीज़ें मेंशन करेंगे। इसके बाद दूसरी चीज़ जो आपको मेंशन करनी होती है दोस्तों वो होती है डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन में होती हैं 3 चीज़ें दोस्तों, नेम होता है, फादर्स नेम होता है, एज होता है, इसके साथ साथ एड्रेस होता है। ये डिस्क्रिप्शन दोनों ही पार्टीज का वहां पर होना चाहिए, प्लेंटिफ का भी होता है, वादीगण का भी होता है और जो प्रतिवादीगण होते हैं उनका भी डिस्क्रिप्शन आपको कंप्लीटली मेंशन करना जरूरी है ताकि ये कोर्ट स्पेसिफाई कर सके, समझ सके कि आप जो भी वाद ला रहे हैं या जो भी ये प्लेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिविल सूट प्रेजेंट कर रहे हैं, ये आप किसके अगेंस्ट लगा रहे हैं और कौन इसको लगा रहा है। दोस्तों तीसरी चीज़ जो है वो आपको मेंशन करने के लिए होती है वो होती है कि स्टेटमेंट अबाउट माइनर एंड अनसाउंड माइंड्स। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई प्लेंटिफ है या कोई डिफेंडेंट है वो माइनर है, माइनर का मतलब दोस्तों अंडर एज है, अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स है, तो उसके बारे में आपको क्लियरली डिस्क्रिप्शन लिखना होगा। फिर उसके लिए अलग प्रोसीजर है कि उसकी तरफ से कोर्ट अपनी तरफ से एक फ्रेंड अपॉइंट करेगा, वो एक अलग, वाद मित्र का प्रोसीजर अलग है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा उस सूट में, लेकिन आपको ये क्लियरली चीज़ें ऊपर मेंशन करनी होंगी। दूसरी चीज़ आपको मेंशन करनी होगी अनसाउंड माइंड के बारे में कि अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड है, उसकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं है और उसके अगेंस्ट भी आप प्लेंट लगा रहे हैं या उसकी तरफ से आप प्लेंट लगा रहे हैं, तो दोस्तों आपको वहां पर क्लियरली स्पेसिफाई ये चीज़ करनी होगी। पांचवी चीज़ जो आपको मेंशन करनी होगी वो होती है दोस्तों कि फैक्ट शोइंग जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। आपको बताना पड़ेगा कि जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ पर सिचुएटेड है और उस कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आती है, बाय स्पेसिफिक ऑर्डर उसके कोर्ट के क्षेत्राधिकार में वो प्रॉपर्टी आ रही है, तो इस हिसाब से फिर कोर्ट उसको जुरिस्डिक्शन को एज्यूम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो दोस्तों आता है वो होता है कॉज ऑफ एक्शन। जी हाँ दोस्तों, कॉज ऑफ एक्शन के बारे में भी आपको वहां पर लिखना होगा कि जो कॉज ऑफ एक्शन है वो कैसे अराइज हुआ है, कॉज ऑफ एक्शन कैसे चालू हुआ है और अब आपको उस कॉज ऑफ एक्शन के अराइज होने से क्या प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों नेक्स्ट बात जो होती है उसमें मेंशन करने के लिए होती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है रिलीफ क्लॉज। देखिए दोस्तों, आप सिविल सूट लगा रहे हैं तो सिविल सूट आप एक पर्पस के लिए लगा रहे हैं, पर्पस के लिए आप लगा रहे हैं तो अल्टीमेटली आप उस सिविल सूट में चाहते क्या है, ये पर्पस हमेशा कोर्ट ही जाना चाहती है। जब तक आप पर्पस डिसाइड नहीं करेंगे तब तक जुरिस्डिक्शन भी डिसाइड नहीं होगा, आपका कोर्ट फीस भी डिसाइड नहीं होगा, आपका वैल्यूएशन भी डिसाइड नहीं होगा। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है दोस्तों वो होती है रिलीफ। आपको रिलीफ क्लॉज में क्लियरली लिखना होगा कि आप जमीन का केवल पोजेशन चाहते हैं या जमीन के बारे में आप इंजंक्शन भी चाहते हैं। इंजंक्शन मतलब दोस्तों कि दूसरे के हस्तक्षेप पर रोक लगा देना, या फिर आप उसमें केवल घोषणा पत्र चाहते हैं, या फिर आप उसमें केवल पोजेशन चाहते हैं या डिक्लेरेशन ऑलरेडी आपके फेवर में। तो रिलीफ क्लॉज जो होता है, या आप सक्सेशन सर्टिफिकेट चाहते हैं, डिक्लेरेशन चाहते हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट के बारे में, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर क्लियरली मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ये मेंशन नहीं करेंगे तो ये आपका सूट जो है रिजेक्ट भी हो सकता है या सूट आपका वापस भी हो सकता है। तो इसलिए अपना रिलीफ क्लॉज बहुत ही केयर, कॉशन और सावधानी के साथ बनाइए और इसमें एवरीथिंग जो भी आप चाहते हैं एक बार में जरूर मेंशन कीजिए। दोस्तों नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो आपको मेंशन करने होती है स्टेटमेंट अबाउट द वैल्यू।
जी हाँ दोस्तों, ये जो वैल्यूएशन होता है इसी के हिसाब से आपका जो होता है कोर्ट फीस डिसाइड होता है। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी आपने 1 लाख रुपए में खरीदी है। जी हाँ दोस्तों, 1 लाख रुपए में आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी है, लेकिन आपको पोजीशन अभी तक नहीं मिला है और आप उसका पोजीशन लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आप कोर्ट में जाएंगे और वहाँ से प्ली करेंगे कि हमको पोजीशन दे दिया जाए। लेकिन पोजीशन लेने से पहले आपको उस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करना होगा गवर्नमेंट के हिसाब से, सरकारी रिकॉर्ड्स के हिसाब से उस प्रॉपर्टी का क्या वैल्यूएशन है, और उसके साथ एक स्पेसिफाइड कोर्ट फीस होती है जो उस वैल्यूएशन के बाद डिसाइड होती है दोस्तों। तो वो फीस आपको पे करनी होगी। एक बार अगर आप वो फीस पे कर देते हैं तो फिर उसके बाद आपका सूट जो है वो आगे बढ़ जाएगा। तो इसलिए आपका जो है वैल्यूएशन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं वैल्यूएशन, तो आपके एडवोकेट हैं या वकील साहब हैं, वो भी आपके लिए वैल्यूएशन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, बॉडी ऑफ प्लेंट जो होती है वो 2 पार्ट में होती है। एक पार्ट होता है फॉर्मल पार्ट और दूसरा होता है सब्सटेंशियल पार्ट। जो फॉर्मल पार्ट होता है दोस्तों, उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं कॉज ऑफ एक्शन होता है, वहाँ पर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में बात होती है, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के बारे में बात होती है। तो दोस्तों हेडिंग या कॉस्ट टाइटल के अलावा जो प्लेंट होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक होता है फॉर्मल पार्ट जिसमें आपको 3-4 चीज़ें मेंशन करनी होती है, कॉज ऑफ एक्शन, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बताएगा आपको ये। और जो सेकंड पार्ट होता है सब्सटेंशियल पार्ट, ये होता है रिलीफ का पार्ट। इसमें सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होती हैं कि आप क्या चाहते हैं, आप डिक्लेरेशन चाहते हैं, जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करना चाहते हैं, पोजेशन के बारे में बात करना चाहते हैं, या फिर आप इंजंक्शन के बारे में बात करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेंट के बारे में कि किस किस डायरेक्शन में आपको लिखना है और कैसे कैसे लिखना है और क्या क्या चीज़ें आपको क्लियरली स्पेसिफाई करना है एक प्लेंट में दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो को। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है। अगर आप किसी भी तरह से हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मोबाइल नंबर को डायल करके आप हमसे बात भी कर सकते हैं। आपका इस कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।